गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं बच्चों। पहली पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर हम लोगों ने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्रॉपर्टी, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार रिपीट करा दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन्हें बोलते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। और तीसरी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम लोग एक ग्राफ की स्टडी करेंगे और देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आता है। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट बहुत से लोग डिफाइन करते हैं कि जब मॉलिक्यूल लाइन में अरेंज हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि मतलब फ्रीजिंग हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रीजिंग होने में वॉल्यूम डिक्रीज ही करता है। पानी जब जमता है उसकी फ्रीजिंग होती है तो देखिए उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल अदर केसेस में जब फ्रीजिंग होती है तो वॉल्यूम घट जाता है। तो यहाँ पर हम फ्रीजिंग को इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे कि मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, अरेंज हो जाते हैं और जम जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको टेम्परेचर के बेसिस पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बेसिस पर डिफाइन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पर आधारित भी न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे, क्योंकि मेनली इनसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ग्राफ समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि ग्राफ पूछ लेते हैं कि इसमें डिफाइन करिए कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है, कैसे इसमें डिप्रेशन हुआ, तो आपको आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। ये अभी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी थी कि कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो बच्चों क्या हुआ, सॉल्यूशन था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो गया, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, जब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएंगे तो फ्रीजिंग जो है आसान हो जानी चाहिए। अगर एवोपोरेट नहीं कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो मॉलिक्यूल अंदर ही रहेंगे, अंदर रहेंगे तो जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। ठीक, चलिए इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को डिफाइन करते हैं। ग्राफ से आप इस चीज को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे बच्चों। यहाँ पे हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, जैसे हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिया था, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया है। ठीक, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर, ठीक, ये लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट को जैसे जैसे टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ेगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब हमने क्या किया, ये जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में लिया है, प्योर सॉल्वेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में है। फिर हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। इसमें हमने क्या मिलाया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया हमने बच्चों। तो देख रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर तो इनका भी बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। अब हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड लिया था, हमने एक और सॉल्यूट लिया जो कि सॉलिड में है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये लिया सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट। कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया, सॉलिड सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इसको दिखाइए रेड पेन से। इस तरह से ये सॉलिड सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, और ये लिया हुआ है हमने बच्चों सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बना लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। अब इसको हमने थोड़ा, ये प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक, इस ग्राफ को थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, जिस पॉइंट पे इसने ये कट किया, जिस पॉइंट पे इसने कट किया वहां से ही हमने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाल दिया। ठीक, इसको भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और जिस पॉइंट पे इसने कट किया वहां से हमने एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया। आपको पता है कि जिस पॉइंट पे इसने ये कट किया है इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड के सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको हम डिनोट करेंगे T0F। ठीक, ये सोल्यूशन का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का है, इसको हम बोलेंगे TF। और जो इनके बीच की ये जगह है ना बच्चों, ये जो बीच की जगह है इसको हम बोलेंगे डेल्टा TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ग्राफ को एक बार फिर से डिफाइन करो। राइट, नाउ आई स्टार्ट। सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट लिक्विड लिया मैंने, उसका ग्राफ खींचा। उस प्योर सॉल्वेंट लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूरिया भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, जो कि वेपर प्रेशर को ऊपर ना आने दे, उसको हम नॉन वॉलेटाइल बोलेंगे। टेम्परेचर बढ़ने जाए तब भी वो बहुत मुश्किल से ऊपर आए, और टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ा रहा है, किसी तरह से वेपराइज तो वो ऊपर तो आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें अभी सोल्यूशन बन गया। फिर हमने एक सॉलिड सॉल्वेंट लिया
और उसका ग्राफ लिया। सॉल्वेंट है लेकिन सॉलिड है, उसका ग्राफ इस तरह से आ रहा था। प्योर सॉल्वेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। वहीं से हमने एक लंब लेके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचा, तो ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। सोल्यूशन का हमने जब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, ये सोल्यूशन का हो गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला क्या बना अब देखिए, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ अपॉन टी एफ। यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो गया। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, हम लिखते थे, याद करिएगा अभी क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था, है ना, और यहाँ डिप्रेशन है तो फॉर्मूला पलट गया। प्योर पहले आ गया, प्योर का ज्यादा हो गया और सोल्यूशन का कम हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हुआ, और यहाँ पर भी बाय एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम यहाँ पे क्या है बच्चों, मोलैलिटी है। सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना। अगर किसी समय हमसे कहे कि के एफ को डिफाइन करो, कभी अगर कहा जाए तो एम को हम वहां पर 1 मान लेंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं, वही होगी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो इसका हमको एक फॉर्मूला तो ये प्राप्त हुआ है और एक फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ है। सेम ऐसे ही फॉर्मूले हमको उसमें प्राप्त हुए थे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और यहाँ पर भी हमको 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं। अब इन पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने ग्राफ समझ लिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आया है, और यहाँ पर आपने वैल्यूज समझ ली कैसे आई है। मोलैलिटी है, मोलैलिटी आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी मैंने आप लोगों को बताया था। मोलैलिटी होता है आपका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या वॉलेटाइल कोई भी सॉल्यूट हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर से लिख दे रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बात याद रखनी है आपको कि केजी में ही लेना है हमको, और यही एक सिंगल कंसेंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब जगह सोल्यूशन आता है और ये लीटर में लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको केजी में लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके लगाते हैं, तो हमको फॉर्मूले का यूज करना भी आ जाएगा। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल मैं लेकर आई हूं आपके लिए, ज्यादा नहीं है, 1-2 न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, what amount of C2H5OH, और इसमें लिख दिया है इन्होंने एज्यूम नॉन वॉलेटाइल, जबकि ये नॉन वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया है कि एज्यूम कर लीजिए कि नॉन वॉलेटाइल है, तो माने ले रहे हैं नॉन वॉलेटाइल।
वोलेटाइल है, ठीक। मस्ट बी डिजॉल्व, must be dissolved in kg of water, 1 kg of water, so that it freezes at -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, तो इसका मतलब मान लीजिए TF0 की वैल्यू आपको दी गई है ना, हम ये मान लें, ये दी गई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और KF की वैल्यू दी गई है आपको, ये वैल्यू नॉर्मली दी ही रहती है 1.86 किलो केजी पर मोल। क्या करेंगे, फॉर्मूला रख लीजिए बच्चों। यहाँ पे TF0 ज्यादा होता है, आपको ग्राफ से याद होगा, -TF। वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते हैं आपको हमेशा बच्चों, और एक होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू एन। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताइए। KF की वैल्यू डेल्टा TF दिया हुआ है -2, और K की वैल्यू 1.86 इंटू M नहीं दिया गया है आपको, वो दिया गया है 1 kg में। तो M निकालने के लिए, हाँ, मास गिवन नहीं है, मास गिवन आपको नहीं दिया गया, कितना है मास, व्हाट अमाउंट, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, मास गिवन यही तो पूछा, हम इसको कह देते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं C2H5OH का, 12 गुणा 2 प्लस 5 और 1 6 प्लस 16, जोड़िए कितना होगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 30 और 16 46 अपॉन 46 रख लीजिए। दिया गया है 1 kg, तो सीधे सीधे 1 रख लीजिए। x की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। अब x की वैल्यू तो आपको निकालनी है सॉल्व करके, तब आप निकाल लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं, अप्रोक्स में कर लीजिएगा। 2 इंटू 46 है ना, 1 अपॉन 1.86, जो भी है सॉल्व करने पे वही आपका आंसर होगा, जो भी सॉल्व करने पर आ जाए वही आपका आंसर होगा। लगभग 50 के आसपास आना चाहिए। सही तो है, 2 9 18, 2 3 6, 93 का 46 में ऊपर जाएगा, तो लगभग आंसर 50 के आसपास ही आ रहा है, बल्कि 50 ही आएगा। 5 के 15, 1 5 45 46, हाँ, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 50 आएगा आंसर। क्लियर है? एक और नंबर पर करेंगे। चलिए, इस तरह से 2 फॉर्मूले हैं, यही 2 फॉर्मूले का हेर फेर के आपको प्रयोग करना है। यही 2 फॉर्मूले पूरे उसमें यूज होते हैं, और न्यूमेरिकल ही आता है इससे। कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया है।
एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैं लिखे दे रही हूँ, शायद आप लोगों को नहीं याद हो, याद होना चाहिए क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो, ग्लाइकोल तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन मैंने लिख दिया है। इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर में ये इथाइलिन ग्लाइकोल डिजॉल्व है। अब हमको निकालना क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is -34 डिग्री सेंटीग्रेड। If freezing point of pure water is 0 degree centigrade and Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. Find density of ethylene glycol. Find density of इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ भी नहीं है, सिर्फ m निकालना है आपको। क्या दिया गया है ये लिख लीजिए और क्या निकालना है, डेंसिटी पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला तो दो ही है, एक है K इंटू एम। डेंसिटी निकालनी है, वॉल्यूम दिया गया है। अगर मास निकाल ले तो निकाल लेंगे, है ना। अगर मास निकाल ले तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही है। 1 मिनट का समय लीजिए और करके दिखाइए। चलिए, एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो आपको निकालना आता ही होगा। एथिलीन ग्लाइकोल का 62 आता है। कैसे 62 आएगा, कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो आप 24 लिख लेंगे। हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हो गए, 16 दूनी 32, जोड़ेंगे तो 62 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 24 6 30 और 32 बराबर 62 हो गया। अब आपका फॉर्मूला आपको यही लगाना है। तो देखिए, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। के की वैल्यू आपको दी गई है, हाँ 1.86 केल्विन, है ना। और एम आपको निकालना है, तो इससे आप एम निकाल सकते हैं सारी वैल्यू पुट करके। तो कर लीजिए, 34 इज इक्वल टू के की वैल्यू 1.6 और एम आपको निकालना है ना। एम निकालने के लिए वही मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है, इसको एक्स कर लीजिए। एम आपको दिया नहीं गया है तो इसको एक्स अपॉन 62 अपॉन कितने केजी में, 50 ग्राम वाटर में दिया गया, 50 अपॉन 1000 कर लीजिए तो केजी में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू एक्स की आ जाएगी अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व? उफ, 5 इंटू 34, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 34 अपॉन 3, इसको ये काटा कूटी करके जो भी आएगा तो इसको कर लीजिए। 5 चौको 20, 2 5 3 15, 16 17 अपॉन 3, 3 बचे 15, 2 5 छक्के 18, फिर 2, 56.666 करके किलो केजी पर मोल जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जब आपने m निकाल लिया, ये वैल्यू निकाली है आपने m की, m आपकी आई है 56.66, है ना। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया गया है आपको? 50 दिया गया है ना। वॉल्यूम आपको 50 दिया गया है, तो डेंसिटी रो आप निकाल सकते हैं ना। रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा m अपॉन v। तो बस वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा और कर लीजिएगा जो भी है। रो बराबर क्या होता है? m अपॉन v नहीं होता है, m इंटू v होता है। m इंटू v, v की वैल्यू 50। सॉल्व कर लीजिए। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 33, 3 5 25, 28 और 30, 1 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो इस प्रकार से बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने ये भी निकालना देख लिया कि अगर डेंसिटी दी हो या डेंसिटी पूछे तो कैसे मास निकालेंगे, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का टी कैसे निकालेंगे, या सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थे, उन्हीं 2 फॉर्मूले पर आधारित तो न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं बन पाते हैं, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले घुमा फिरा के आपको यूज करने होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे सिलेबस में है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे।